तो आज की बड़ी खबर यही है कि 41 साल पुराना भारत बांग्लादेश सीमा विवाद आखिरकार सुलझ गया है। जाहिर तौर पर मोदी सरकार के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। हमारे साथ इसी मसले पर बातचीत करने के लिए कई खास मेहमान बने हुए हैं और डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जी, आपसे इस सेगमेंट की मैं शुरुआत करना चाहूंगा। जरा मुझे बताइए, जो सवाल मैंने ब्रेक के पहले भी आपसे पूछा था, आज से 4 साल पहले यही ममता बनर्जी तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के साथ जाने को तैयार नहीं थी, अब वो राजी हो गई। आखिर कैसे ये कमाल हुआ, कैसे? देखिए, मुझे आपके प्रश्न में थोड़ी त्रुटि नजर आ रही है और थोड़ा आश्चर्यजनक है। प्रश्न तो ये पूछा जाना चाहिए कि ममता बनर्जी से पूछा जाना चाहिए कि आप क्यों तैयार हो गई और उस समय क्यों नहीं तैयार हुई थी। फिर भी मैं अपने स्तर से उत्तर देने का प्रयास करता हूं। यह प्रश्न उचित नहीं है कि मनमोहन सिंह जी के साथ जाने को क्यों नहीं तैयार हुई और मोदी जी के साथ क्यों तैयार हुई, क्योंकि मनमोहन सिंह जी तो माध्यम थे, वास्तविक शक्ति तो सोनिया जी की थी। तो प्रश्न यह पूछा जाना चाहिए कि सोनिया जी क्यों नहीं ममता बनर्जी को तैयार कर पाई। इसी में उत्तर निहित है। अच्छा। होता क्या है कि जब आप नैसर्गिक नेतृत्व को खड़ा करते हैं तो उसकी क्षमता अलग होती है, बजाय जब आप कृत्रिम नेतृत्व को खड़ा करते हैं। मतलब मोदी साहब की जो नैसर्गिक क्षमता है उससे प्रभावित होकर ममता बनर्जी तैयार हो गई, ये कहना चाह रहे हैं आप? जी, निश्चित रूप से अपने विरोधियों से लेके सिर्फ आप बांग्लादेश को छोड़ दीजिए, आज नेपाल से भी हमारे संबंध पहले से अच्छे हैं कि नहीं। 2007-8 के दौर में नेपाल में कितनी भारत विरोधी फीलिंग थी। याद करिए श्रीलंका के साथ क्या दौर था 2008 और 9 में। बांग्लादेश जो कि चाइना का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है और चाइना का उसमें सबसे बड़ा आर्म सप्लायर है, बांग्लादेश के साथ क्या हालत थी। कुल मिलाकर नेतृत्व को आप इसका श्रेय दे रहे हैं। मैं इस पर एक टिप्पणी लूंगा मीम अफजल जी से। मीम अफजल जी, देखिए जरा, कमाल का नेतृत्व अभी है कि ममता बनर्जी भी तैयार हो गई, तो मोदी मैन ऑफ एक्शन तो है ना, मानेंगे इस बात को आप? देखिए, मैंने तो पहले ही कहा कि उस वक्त परिस्थितियां ऐसी थी कि जो इंटरनल पॉलिटिक्स थी उसके अंदर कंफर्टेबल नहीं थी वो हमारे साथ। याद होगा आपको, जिसका जिक्र आज राहुल जी ने भी किया है, एकला चलो का नारा था उस वक्त। आज शायद उनके समझ में ये बात आ गई है कि एकला चलने से ज्यादा बेहतर यह है कि नेशनल इंटरेस्ट को सामने रखा जाए। उस वक्त शायद उन्होंने इसको सेक्रीफाइस किया और उस वक्त ये बात उनकी समझ में नहीं आई, लेकिन हमने कोई जबरदस्ती नहीं की, इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। तो अभी क्या जबरदस्ती बात का सुधांशु भाई कह रहे हैं, मीम अफजल जी, तो क्या अभी क्या जबरदस्ती की? बिल्कुल नहीं कह, मैं तो कह रहा हूं कि उन्होंने समझा आज इस बात को, ये अच्छी बात है। सुधांशु भाई ने एक बात कही कि हमने इस चीज का ख्याल रखा कि स्टेट गवर्नमेंट्स या स्टेट्स की क्या फीलिंग्स हैं, हमने भी उसका ध्यान रखा। जब ममता जी तैयार नहीं थी तो हमने ये करार नहीं किया, ये पहले से सब कुछ हो चुका था, लेकिन नहीं हुआ। अब उनको देखिए, आपने कहा, अभी जिक्र किया मोदी जी का नसीब अच्छा है। मैं आपको एक और पॉइंट इसमें बताता हूं। आपको याद है खालिदा जिया और मौजूदा जो हमारी मौजूदा प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके अंदर एक बड़ा डिफरेंस है। उनके जमाने हमारे रिलेशन इतने अच्छे नहीं थे, लेकिन जो मौजूदा प्रधानमंत्री है उनका टोटल ब्रॉटअप हिंदुस्तान का है। उन्होंने तालीम यहाँ हासिल की और जब शेख मुजीबुर रहमान और डॉक्टर संजय मारी गई वो हिंदुस्तान में थी। ठीक है, तो उनका एक हिंदुस्तान के तई एक अलग रवैया है सोचने का। मसला सिर्फ इतना भर है डॉक्टर संजय भारद्वाज जी, या तब ममता बनर्जी के मन में डर था कि तीस्ता को लेकर कोई बात न वहां पर हो जाए, चुनाव नजदीक थे? देखिए, मुझे लगता है कि ये जो फॉरेन पॉलिसी का मुद्दा है ये डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में नहीं उलझाना चाहिए। डोमेस्टिक लेवल पे डोमेस्टिक लेवल पे हमारा कंसेंसस होना चाहिए। जो आप क्रेडिट लेने और देने की बात आ रही है, मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है, मैं समझता हूँ कि ये सिलसिला शुरू हुआ जब गुजराल डॉक्ट्रिन का जो अप्रोच अपनाया कि डोमेस्टिक लेवल पे हमारा कंसेंसस होना चाहिए। जो आप क्रेडिट लेने और देने की बात आ रही है, मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है, मैं समझता हूं कि ये सिलसिला शुरू हुआ जब गुजराल डॉक्ट्रिन का जो अप्रोच अपनाया कि हम पड़ोसी देशों के साथ नॉन रेसिप्रोसिटी बेसिस रिलेशंस डेवलप करेंगे, और उसका नतीजा हुआ था 1996 में गंजीज वाटर ट्रीटी साइन हुई थी। लेकिन उसमें जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई उस वक्त के प्रधानमंत्री ने कि जो स्टेट गवर्नमेंट थी, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट थी, उनको लीड लेने दिया कि आप नेगोशिएट कीजिए और उसके आधार पे और एक सक्सेसफुल ट्रीटी 30 साल के लिए साइन हुई।
मनमोहन सिंह जी ने क्या गलती किया? मनमोहन सिंह जी भी उसी डर्रे पे चल रहे थे। ये ना मोदी जी अलग जा रहे हैं, ना मनमोहन सिंह जी अलग गए। वही गुजराल डॉक्ट्रिन है, उसको एक्सपेंड कर रहे हैं, एक्सटेंड कर रहे हैं। और हम पड़ोसी देशों के प्रति हम लेवरेज और लीनियंट व्यू रख रहे हैं। मैं बात आ रहा हूँ, जो सवाल उसका जवाब मुझे नहीं, मैं आ रहा हूँ, ममता बनर्जी कैसे जुड़, मैं उसी पॉइंट पे आ रहा हूँ। तो लेकिन क्या हुआ कि 2011 में जब मनमोहन सिंह जी बांग्लादेश गए थे, उस वक्त जब नेगोशिएशंस डोमेस्टिक लेवल पे चल रहे थे, तो ममता बनर्जी को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया था। और ये एक बहुत बड़ी उन्होंने भूल की थी कि स्टेट का अपना से होता है, स्टेट का अपने इंटरेस्ट इफेक्ट होते हैं। क्योंकि अगर आप तीस्ता को देखते हैं तो तीस्ता को जो वाटर देता है नॉर्दर्न बंगाल के कुछ जो मुर्शिदाबाद मालदा जो प्रोविंसेस हैं, वो इफेक्ट हो रहे थे। और ये भी बात पक्की है कि जो तीस्ता में हम जो बांग्लादेश की एक्सपेक्टेशंस थी उससे ज्यादा वाटर दे रहे थे, क्योंकि उनको 36% वाटर मिलने वाला था, वहीं हम 50% वाटर दे रहे थे, क्योंकि हमारे दूसरे मुद्दे उसमें कनेक्टिविटी का इशू शामिल था, हमारा नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट का इशू शामिल था। लेकिन मैं एक सवाल मैं उठाना चाहता हूं यहाँ पे कि बाकी जो चीफ मिनिस्टर थे वो मनमोहन सिंह जी के साथ गए थे। ममता बनर्जी मोदी जी के साथ नहीं गई, एक दिन पहले गई है, एक दिन बाद में आ रही है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ममता बनर्जी क्या साबित करना चाहती है कि मैं एक अलग नेता हूँ देश स्तर पे, और मैं मोदी जी के अधीन नहीं हूँ, इस तरीके का। क्योंकि ये पेच क्या है, आपसे समझना चाहूंगा। संजीव, आपको क्या लगता है, इसके पीछे भी कोई राजनीति, कोई पॉलिटिक्स? देखिए, ममता बनर्जी का जो मेजर कंसर्न है वो तीस्ता है। हम लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि शायद जब ममता बनर्जी, शेख हसीना और प्रधानमंत्री मोदी एक जगह पे होंगे तो बात कुछ इस संदर्भ में भी आगे बढ़ेगी। बढ़ी या नहीं बढ़ी है वक्त बताएगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि जैसा कि संजय जी ने भी कहा, मेजर कंसर्न वेस्ट बंगाल का ये लैंड बॉर्डर एग्रीमेंट नहीं है, मेजर कंसर्न तीस्ता है और लोअर राइपेरियन स्टेट है बांग्लादेश, कितना पानी उसे मिले और किसानों को पश्चिम बंगाल के कितना मिले, एक जिद है और एक राजनीतिक मुद्दा है। जब तक प्रधानमंत्री मोदी इसको सॉल्व नहीं कर लेते हैं तब तक शायद वो जो जीत की बात हो रही है, वो जो एक तरह से विजय और क्रेडिट लेने की बात है, पूरी नहीं होगी। क्योंकि सवाल तो देखिए यहाँ ये भी है कि आखिरकार ये 1974 का एक एग्रीमेंट है, ठीक है, मनमोहन सिंह इसे पूरा नहीं कर पाए, लेकिन अगर कांग्रेस जरा बड़ा दिल आज की तारीख में न दिखाती तो ये संभव नहीं हो पाता। तो कुल मिलाकर के असली जो परीक्षा है आज की तारीख में अब भी वो तीस्ता ही है, और मेरे ख्याल से सुधांशु जी इस बात से एग्री करेंगे। मानते हैं आप सुधांशु जी, तीस्ता अग्नि परीक्षा आप लोगों के लिए? देखिए, तीस्ता महत्वपूर्ण है, इसमें कोई दो राय नहीं, परंतु इस विषय से मैं थोड़ा असहमत रखता हूं। लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट बहुत बड़ी बात है। भारत की सेना की 1.75 लाख सैनिक हैं नॉर्थ ईस्ट में, जिसमें इंसर्जेंसी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इंसर्जेंसी का जो सबसे बड़ा स्रोत था वो बांग्लादेशी घुसपैठी और बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेटर्स थे। याद करिए, बुद्धदेव भट्टाचार्य के समय में भी ये बात आई थी कि बांग्लादेश में मॉड्यूल्स बने हुए हैं जो कि पश्चिम बंगाल और नॉर्थ ईस्ट क्षेत्रों में भारत में आतंकवाद फैला रहे हैं। अगर ये चीज हो जाएगी तो एक बहुत हमें जबरदस्त राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से वहां पर मजबूती मिलेगी, जो कि भारत की सिक्योरिटी और इकोनॉमिक दोनों दृष्टियों से बहुत महत्वपूर्ण साबित होगी। जो ट्रेड डेफिसिट होगा वो अलग बात है। तीसरी बात, जिस ढंग का एक विश्वास चीन और बांग्लादेश के बीच में डेवलप हो रहा था, उसकी अगर हम कंट्रास्ट में देखें तो बांग्लादेश साथ में आ रहा है, तो इसे मैं बहुत महत्वपूर्ण मानता हूं। हाँ, तीस्ता के विषय में जहां तक बात है, उसमें कुछ तकनीकी और कुछ अपेक्षाएं जो कि पश्चिम बंगाल की हैं, उसके बारे में सरकार विचार रही है, और जैसे ही उस विषय के ऊपर आम सहमति हो जाएगी तो हम सहमति होगी कैसे? आप होगी कैसे? एक बात और भी कहना चाहूंगा जी कि बड़ा दिल कांग्रेस नहीं, यहां पे अगर हम कहेंगे हमारे पास बहुमत था, इसके बावजूद हमने बड़ा दिल दिखाया है। अच्छा, नहीं, राज्यसभा में क्या करते हैं? हमने आसाम की कांग्रेस की सरकार की बात मानी। चुनौती दे रहे हैं आपको कि राज्यसभा में क्या करते हैं, जबकि हमारी पार्टी का मत उससे भिन्न था। सुधांशु जी, मीम अफजल साहब चुनौती दे रहे हैं, राज्यसभा में क्या करते हैं आप? आपका लैंड एक्विजिशन बिल अभी तक लटका हुआ है। हमारी भी तो है कि हम कंसेंसस रहते, मगर अगर ममता बनर्जी हमारे साथ हैं, राज्यसभा में हमने पूरा बड़ा दिल दिखाया। मान लीजिए सुधांशु त्रिवेदी जी, कांग्रेस का बड़ा दिल है, मान लीजिए। मैं इस विषय
देखिए, मैं इस विषय पे बड़ा दल और छोटे दिल वाले तर्क को नहीं सामने रखना चाहता, क्योंकि हम तो आम सहमत से चलना चाहते थे। रही बात राज्यसभा में, तो ममता बनर्जी अगर हमारे साथ होती तो राज्यसभा का गणित क्या होता, मीम अफजल जी आपको समझ सकते हैं। हाँ, राज्यसभा का गणित बदल जाता है। सर क्या करें? नहीं, मैं इसकी सफलता जो संजीव जी ने मुद्दा उठाया कि अगर तीसरा डील हो जाती है तो कुछ हद तक सफल माना जाएगा या नहीं माना जाएगा, किसकी जीत होगी। लेकिन मैं जो बात कहता हूं, 2011 में जब मनमोहन सिंह जी गए थे तो एक तरीके का पैकेज डील लेके गए थे। पैकेज डील इन द सेंस कि हम आपको तीसरा देंगे, लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट साइन करेंगे, आप हमारा जो कनेक्टिविटी और सुरक्षा का जो मुद्दा है आप उसको बखूबी रिजोल्व कीजिए। अब मोदी जी लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट के साथ में वहां गए हैं। मैं ये देखना चाहता हूं कि किस हद तक हम जो कनेक्टिविटी का जो हमारा कंसर्न है, जो नॉर्थ ईस्ट है वो बांग्लादेश लॉक्ड है एक तरीके से। सिर्फ 2% हमारी जो टेरिटरी लगती है, 98% बॉर्डर इंटरनेशनल बॉर्डर है। और सबसे बड़ा फैक्टर है जो कि हम हमारी जो कनेक्टिविटी नहीं है नॉर्थ ईस्ट के साथ में। मैं ये देखना चाह रहा हूं कि मोदी जी इस क्षेत्र में कितना हम आगे बढ़ पाते हैं। हमको कोलकाता से अगरतला जाने के लिए 1650 किलोमीटर का ट्रेवल करना पड़ता है। अगर हम इसको इस तो बस चल रही है ना सर, कोलकाता बस की बात नहीं, बस तो वैसे भी चल रही। बस तो पहले भी चल रही थी। वाजपेयी जी ने 1999 में शुरुआत कर दी थी। सवाल है कि हम ट्रेड वहां इस रूट से कर पाएंगे कि नहीं। चिटागंज पोर्ट को कितना ज्यादा आप खुलवा पाते हैं ताकि आपके नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को जो सप्लाईज हैं वो भारत के मेनलैंड से पहुंच पाएं। देखिए, कोई ना कोई एक्सचेंज हुआ है, ये बड़े मुद्दे हैं, ये अभी तक खुलकर सामने नहीं आया है। लेकिन शायद हमने लैंड बॉर्डर एग्रीमेंट जो किया है उसके एवज में भी कुछ मिला है, या फिर ये केवल चीन की चिंता है जिसने प्रधानमंत्री मोदी को विवश किया है कि वो उन बातों को माने और आगे बढ़कर करे जो बात शायद अभी तक नहीं मानी गई थी। क्या ये संजीव आप इस दिशा में कहना चाह रहे हैं, चूंकि पड़ोसी देशों के साथ जो भारत के संबंध हैं और जिस तरीके से चीन हर जगह दखल अंदाजी कर रहा है, ऐसे में बहुत जरूरी था कि हम बांग्लादेश के और करीब जाएं। जी बिल्कुल। देखिए जो फिलहाल आज की तारीख में एक फॉरेन पॉलिसी डिवाइस हुई है एनडीए सरकार की, उसमें बहुत से लोगों का मानना है कि कहीं ना कहीं वो चीन सेंट्रिक है। जैसे कि पीओके में एक ट्रेड हाईवे के जरिए जो दखलंदाजी चीन की है, जो पाकिस्तान के साथ उसके इंटरेक्शंस हैं, जिस तरह से हाल के दिनों में इंडियन ओशन में उसने अपनी कारगुजारियां की हैं, हमने किस तरह से श्रीलंका में उसे चेकमेट करने की कोशिश की है। तो अपने आप की ये जो चिंताएं हैं, नेपाल जाना, भूटान जाना प्रधानमंत्री का, कुल मिलाकर ये साबित करता है कि यहाँ जब चीनी प्रीमियर होते हैं तो वहां बॉर्डर पे वहां पर उनके ट्रुप्स होते हैं। तो कुल मिलाकर कहीं ना कहीं चीन की चिंता है। मतलब बांग्लादेश से ज्यादा चीन की चिंता आपको नजर आ रही है इस दौरान। और कहीं ऐसा तो नहीं है कि बांग्लादेश को दोस्त बनाने के पीछे वो चीन की चिंता भी। अभी मेरे ख्याल से संजय जी इस पर ज्यादा बेहतर करेंगे। लेकिन सबसे अहम आज की तारीख में जो मेजर चिंता है एनडीए सरकार की वो चीन है, और वो शायद सबसे बड़ा मूविंग फैक्टर है जब आज बांग्लादेश गए प्रधानमंत्री। बिल्कुल। तो मीम अफजल साहब, सुधांशु जी मैं आपके पास आता हूं, सर आऊंगा, लेकिन मीम अफजल साहब आपको इस कदम का फिर तो स्वागत करना चाहिए। चीन वाकई एक बड़ी चुनौती है आज की तारीख में, अगर उसको एड्रेस करने का प्रयास इस माध्यम से किया जा रहा है। देखिए चीन एक बड़ी चुनौती है, और मैं समझता हूं अभी संजीव ने बड़ा अहम मसला उठाया। पहले तो मैं उनकी जिस बात से डिसएग्री करता हूं वो कहना चाहता हूं। मेरा ये मानना है कि इसके बावजूद कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट तीसरा फॉरेन नेशनल जो हमारे यहाँ इन्फिल्ट्रेटर्स हैं, बांग्लादेशी जो घुसपैठी आते रहे और बड़ी तादाद में बीजेपी ये दावा करती है, उन्होंने इलेक्शन में मुद्दा भी बनाया था, उस मुद्दे को कितना टच किया नहीं किया, कोई अंदरूनी तौर पर समझौता हुआ है ऐसा लगता है। लेकिन उसके बावजूद मैं ये मानता हूं कि ये बहुत बड़ा काम हुआ है, और ये कंटिन्यूएशन प्रोसेस का एक हिस्सा है, और इसमें तमाम पार्टियों को श्रेय जाता है जिन्होंने लोकसभा राज्यसभा में इसको पास किया। और इसका सबसे बड़ा उसका उदाहरण ये है कि सुषमा स्वराज और बाद में प्रधानमंत्री ने खुद जाकर के सोनिया जी से का शुक्रिया अदा किया, और सुषमा जी ने प्रधानमंत्री को, हमारे जो साबिक प्रधानमंत्री हैं उनका शुक्रिया भी अदा किया और पूरा क्रेडिट दिया उसको। तो मैं समझता हूँ एक मिली जुली चीज है जिसको जाहिर है कि मोदी जी ने किया है, तो उसको मैं कम नहीं करूंगा। लेकिन कुछ मुद्दे अभी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ छोटी सी। चाइना गए, चाइना के साथ हमारे कैसे रिश्ते हैं, सेंसिटिव मामला है। हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज चाइनीज वीजा के मामले में बड़ी सेंसिटिव थी, लेकिन मोदी जी ने एक फैसला वहां पर लिया, और एक प्रधानमंत्री और लीडर होने के नाते से उन्होंने ई ट्रैवल वीजा जो है, टूरिस्ट वीजा जो है, उसका फैसला किया और कहा कि चाइना से लोग आएंगे। तक बात है बांग्लादेश को भारत सबसे ज्यादा वीजा पहले मेरी बात हैं तो बांग्लादेशियों को देते हैं। 3000 से ज्यादा वीजा प्रतिदिन बांग्लादेशियों को दिया जाता है। ऑन अराइवल वीजे की बात कर रहा हूँ। 3000 से ज्यादा दिया जाता है। मैं ऑन अराइवल वीजे की बात कर रहा हूँ, वो मुझे भी मालूम है।
मीम अफजल जी, ऑन अराइवल वीजे की मैं बात कर रहा हूं, जिसका आज जिक्र काफी लेख में किया गया है। जो लेख आए हैं उनमें इसका जिक्र किया गया है कि एक वर्क परमिट भी देने की बात हो रही है। इनमें से तो दोनों में से कोई बात मेरे सामने नहीं आई है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, मैं इसका जवाब ले लेता हूं पहले। मीम अफजल जी हैं, उनको भी टच करने की जरूरत है। हाँ, और तीसरा वाला मसले को बात बन रही है, मीम अफजल साहब जो कंसर्न है, तो फिर ममता बनर्जी की वहां पर जो शमूलियत है उसके बारे में फिर मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। ममता बनर्जी पे बाद में टिप्पणी लेता हूं। सुधांशु त्रिवेदी जी, जो कंसर्न मीम अफजल साहब के हैं खासतौर पर वीजा वगैरह को लेकर, क्या आपको लगता है कि उस दिशा में भी कुछ बात बन रही है? देखिए, मैं आपसे कह रहा हूं कि इस विषय में जो भी अंतिम बात तय होगी वो चंद घंटों के बाद हमारे सामने होगी। एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, जो संजीव जी ने चीन को लेकर बात कही, तो यह एक सत्य है कि भारत और चीन के मध्य इस समय जिस भी प्रकार की रणनीति होगी वो स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग होगी, क्योंकि कोई कॉन्फ्लिक्ट सीधा होने की संभावना हम नहीं देखते हैं। तो अगर आप स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग को देखें तो कुछ साल पहले क्या माहौल था कि कराची का ग्वादर का बेस जो है वो तो उनके पास है ही, उन्होंने ले लिया उसका नियंत्रण, और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में उनका जो नियंत्रण है वो छोड़ दीजिए। नेपाल में माओवादियों के साथ हॉबनॉबिंग, बांग्लादेश को सबसे ज्यादा आम सप्लायर, बर्मा की सरकार एक दौर में उनको मॉनिटरिंग पोस्ट तक दिए हुए थी, मालदीव में उन्होंने जो किया, और श्रीलंका से हम्बन टोटा पोर्ट लेना चाहते थे। यानी भारत की पूरी घेरेबंदी की व्यवस्था थी। आज हालात बदले हैं। अगर आप देखें, नेपाल में वातावरण तुलनात्मक दृष्टि से बेहतर हुआ है। हाँ। बांग्लादेश में हमने इतनी बड़ी सफलता हासिल की है, अब कोई ये चर्चा नहीं उठती कि श्रीलंका आखिरी कमेंट सर, एक मिनट सर, वक्त नहीं है, जा रहा है। जी जी जी, सुधांशु जी, वक्त नहीं है, माफी के साथ। तो मैं मानता हूं कि ये विदेश नीति की दृष्टि से यदि संजीव जी जो कह रहे हैं वो अभी सत्य माना जाए तो ये एक बड़ी उपलब्धि। संजीव, आप ही से मैं आखिरी कमेंट लेना चाहूंगा 20 सेकंड में। हमारे जो पड़ोसी हैं जरूर पड़ोस में थे, लेकिन उनसे दूरियां बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। क्या आप मानते हैं कि इसका क्रेडिट अभी मौजूदा सरकार को आप देंगे कि दूरियां पट रही हैं, पाटा जा रहा है? देखिए, देना पड़ेगा, क्योंकि 2011 में मनमोहन सिंह यही एग्रीमेंट करना चाहते थे, नहीं कर पाए। 2015 में किया गया है, लेकिन 1974 में ये एग्रीमेंट हुआ था, और तब से अब तक में 2 दफे ऐसा वाकया हुआ जबकि पूर्ण बहुमत की सरकार थी कांग्रेस के पास, 7वीं और 8वीं लोकसभा, और ये नहीं हो पाया था। आज अगर एक कंसेंसस क्रिएट हुआ है तो जाहिर तौर पर ये अपने आप में अचीवमेंट है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का इस चर्चा में शिरकत करने के लिए। थोड़ा सा और इंतजार, उसके बाद ये चीजें क्लियर हो जाएंगी, साफ तौर पर पता चल जाएगा कि और क्या क्या हासिल है प्रधानमंत्री मोदी के इस बांग्लादेश दौरे का। एक छोटा सा ब्रेक के बाद भी News 24 पर खबरें लगातार जारी हैं।